वेलकम टू जहांगीर स्टडी। आई एम संतोष जहांगीर। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंदर इकाई जो थर्ड है उसका हम तीसरा लेसन देखेंगे। राजनीति विचारधारा में आज है मार्क्सवाद। आज देखेंगे मार्क्सवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स तथा लेनिन, माओ, ग्रामसी आदि के विचारों की व्यवस्थित श्रृंखला है। यानी जो विद्वान मैंने बताया इनकी व्यवस्थित श्रृंखला है। और मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादक या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला प्रथम विचारक नहीं है। मार्क्स से पहले ब्रिटेन, फ्रांस के विचारकों द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके हैं। मार्क्स ने केवल समाज इसकी विचारधारा के बारे में प्रतिपादन नहीं किया, कार्ल मार्क्स ने ही समाजवादी विचारधारा के बारे में नहीं बताया। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस के कई विचारकों ने भी इसके बारे में बताया, हमारे को समाजवादी विचार व्यक्त किए थे। फ्रांस में नाइल बावेब, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर व लुई ब्लॉक तथा इंग्लैंड में जॉन डी सिलमैंडी, डॉक्टर हॉल, थॉमसन और रॉबर्ट ओवन थे। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिताओं और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की नीति कटु आलोचक थे। जो मैंने विद्वान आपको बता रहा हूँ, ये सभी विद्वान पूंजीवादी व्यवस्था थी उसमें विद्यमान धन की विषमता। पूंजीवादी व्यवस्था में धन की विषमता का मतलब आप समझते हो कि उसके अंदर निर्धन और अमीर इसमें बहुत वो होता है, विषमता होती है, यानी अंतर होता है। पूंजीपति जो पैसे वाले लोग बहुत उच्च स्तर के होते हैं और जो निम्न स्तर के बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जिनको अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकते। इनके ये सब विद्वान जो मैंने बताए ये सभी इस नीति के कटु आलोचक थे। ये स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता की नीति अपनाई जाती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। उन्होंने ये बताया कि ये गलत है, इस नीति के आलोचक थे, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और नई विषमता निवारण का घटना तक प्रस्तुत किया। जो विद्वान मैंने भी बताया आपको, फ्रांस नाइल बावेब जो भी थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉक आदि इन विद्वानों ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर धन की विषमता की नीति के बारे में बताया, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है तथा नई विषमता निवारण का कोई घटना चक्र इन्होंने प्रस्तुत किया। मार्क्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कर समाजवाद साम्यवादी स्थापना हेतु विश्लेषण पर आधारित व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्ल मार्क्स ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। यानी उन्होंने ये चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आर्थिक विषमता होती है और किस प्रकार इसका निवारण किया जा सकता है। क्वेश्चन इसमें यही पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन कौन थे, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो उसमें कार्ल मार्क्स आएगा। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन प्रस्तुत किया, इसी वजह से इसे मार्क्सवाद के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखेंगे मार्क्सवाद का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है मार्क्सवाद क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसका आधार मार्क्स की एवं एंगल्स के विचार है। मार्क्स और एंगल्स के विचार है। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 और फ्रेडरिक एंगल्स नाम के दो महान विचारक हुए थे जर्मनी के अंदर। इन दोनों ने मिलकर दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र की विविध समस्याओं पर अत्यंत गंभीर व विशद रूप से विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और एक नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा तथा इसी दृष्टिकोण व विचारधारा को विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में एंगल्स का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। देखिए बेटा, मार्क्सवाद जो विचारधारा है ना, ये 19वीं शताब्दी में आई, हमारे सामने 19वीं शताब्दी में आई। इसमें इन विद्वान जो मैंने बताया मार्क्स व एंगल्स ने क्या किया, दर्शन शास्त्र का, इतिहास का, समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब का विस्तृत अध्ययन किया, इनका अध्ययन किया। और इनसे उत्पन्न समस्याओं का, इनमें जो भी समस्या थी उन सबका अध्ययन करने के बाद सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा दी, वही
वो नवीन दृष्टिकोण ही मार्क्सवाद के नाम जाना जाता है। सभी विषयों का, इतिहास का, दर्शन शास्त्र बेटा, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब की समस्याओं का अध्ययन किया, कैसे इसका निवारण किया जाए। इस नवीन दृष्टिकोण को, यह नया दृष्टिकोण था, ये संसार में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब जो टॉपिक था मार्क्सवाद से अभिप्राय, तो ये आपको ध्यान रखना, ये बताना है इन समस्याओं का नवीन दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सवाद है। इसके अंदर मार्क्स के साथ में एंगल्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से मार्क्सवाद का प्रमुख प्रतिपादक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स है। देखा जाए तो जो मार्क्सवाद का जो प्रतिपादक है वो किससे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। इसी वजह से इसका नाम मार्क्सवाद पड़ा। उसने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समाजवाद का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक यानी इतिहास के आधार पर, इतिहास में जो भी घटना थी उसके आधार पर समाजवाद का प्रतिपादन किया। अतः इसे वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। अभी पहले मैंने बताया वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स कहलाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक की जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछेंगे, मार्क्स में से छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है या कौन है। इसके वो है कार्ल मार्क्स। इसके अलावा मार्क्स के एंजिल्स, लेनिन, स्टोलिन, कोर्सी, रोजा लग्जमबर्ग, डास्की, माओ, ग्रामसी, जार्ज लुकास आदि इस विचारधारा के प्रमुख मार्क्सवादी है। ये सभी मार्क्सवादी है, ये विचारधारा के सभी मार्क्सवादी है, मगर वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। और जो दर्शन है मार्क्स के नाम से जाना जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा योगदान इसके अंदर रहा है। इस प्रकार से ये मार्क्सवाद है। अब कार्ल मार्क्स के जो विद्वान थे उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, कौन थे कार्ल मार्क्स। अब बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, आप भाई कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या थे वो। तो कार्ल मार्क्स का इतना नाम है, उनके नाम से एक विचारधारा हो गई मार्क्सवादी। तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, क्या थे वो, कौन थे। क्रांतिकारी तथा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता हेनरिक मार्क्स जो पैसे से वकील थे, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी क्या थे, ये पैसे से वकील थे। कार्ल मार्क्स जब छोटे बालक थे तो इनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इनका जन्म यहूदी में हुआ, परिवार में हुआ, मगर इनके पिताजी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है बेटा, तो ये तो इनका बस जन्म के बारे में। अब इन्होंने शिक्षा कैसे की वो सारी बात देखी बेटा। इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यहाँ पर मार्क्स का परिचय हेगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से हुआ। इन्होंने बर्लिन जो विश्वविद्यालय है वहाँ अध्ययन किया और हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत हेगल ने दिया था, उससे इन्होंने उसका अध्ययन किया और परिचय हुआ। मार्क्स विश्वविद्यालय का शिक्षक बनना चाहते थे। कार्ल मार्क्स भी क्या थे, उनमें भी ये थे कि मैं शिक्षक बनूं, लेकिन नास्तिक विचारों का कारण ऐसा नहीं हो सका। और वो क्या थे, नास्तिक थे। तो नास्तिक विचारों के कारण वे शिक्षक की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और 1847 में डॉक्टरेट एंड PhD की उपाधि प्राप्त की। वह 1843 में 25 वर्ष की आयु में, इन्होंने 1843 में 25 साल की उम्र में जेने नाम की महिला से इनका विवाह हुआ। ये हम जीवन परिचय देख रहे हैं कार्ल मार्क्स से बेटा। तो इन्होंने हेगल का विचार ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हेगल के बारे में बताएंगे आपको। हेगल के विचार जैसे थोड़ा मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। हेगल क्या मानता है कि वाद ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति होती है, वो भौतिक की जगह क्या मानता है आध्यात्मिक है, और ये इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें आपको कोर्स के हिसाब समझो बेटा। नहीं मैं हेगल के बारे में द्वंद्वात्मक बता सकता हूँ। द्वंद्वात्मक क्या बताया उन्होंने, आध्यात्मिक है, और इन्होंने हेगल के द्वंद्वात्मक को उल्टा किया था बेटा। ये हर चीज़ को भौतिक रूप में देखते हैं। अब देखो 25 साल की उम्र में शादी होने के बाद में 14 मार्च 1843 के बाद में इनका क्या हो गया था, 1883 में 83 में इनका लंदन में देहांत हो गया। इनकी फ्रेडरिक एंजल से मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। जो एंजल थे इनके साथ हमेशा रहते थे, ये इनके खास मित्र थे। और इनकी ऐसी मित्रता जो इतिहास प्रसिद्ध है, आपको बताना चाहूँगा बेटा। एंजल्स के साथ ये सबसे ज़्यादा समय बिताते थे। एंजल्स की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने हर
इम्पोर्टेंट काम में वो इनको साथ रखते थे। इस प्रकार की जो मित्रता है वो जग प्रसिद्ध है। अब देखेंगे मार्क्स के दर्शन के स्रोत क्या क्या है। कार्ल मार्क्स दर्शन के स्रोत कैसे, सोर्स किस प्रकार से इन्होंने किया, तो सबसे पहले हम देखेंगे एबेंसिन के अनुसार अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण लंबी खोज में मार्क्स को अपना दर्शन क्या करना पड़ा बेटा, किस विचारक ने बनाया दया नहीं मिला, वरन उसने इसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया है। इन्होंने जो इनका दर्शन मार्क्स का ये इन्हें बनाया नहीं मिला बेटा, इन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद में, बहुत कष्ट उठाने के बाद में इनका दर्शन आज विश्व के अंदर मान्य दर्शन है, प्रमुख दर्शन माना जाता है। इन्होंने बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में इसको खोजा और विभिन्न स्रोतों से इसे एकत्र किया था। गेटे ने लिखा है कि मार्क्सवाद का मुख्य आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। गेटल ने क्या लिखा कि मार्क्सवाद का जो मुख्य आधार क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इन दोनों का हेगेल के दर्शन से निकट का संबंध है। दूसरे मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर निर्भर है, जिनका आधार इंग्लैंड की अर्थशास्त्र है। यानी इनका जो दर्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो इन पे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर निर्भर इनका दर्शन और इंग्लैंड के अर्थशास्त्र से इनका संबंध है। तीसरे क्या है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी समाजवाद तत्व भी सम्मिलित है इनमें। इसके दर्शन में इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी समाजवाद तत्व भी सम्मिलित किए हैं। अभी मैंने बताया इंग्लैंड के अर्थशास्त्र सब कुछ लिया था ना, अलग अलग चीज़ों से इनको लिया है। इनसे इसने क्रांति के द्वारा प्रगति का सिद्धांत और राज्य विलीन होने की धारणा ग्रहण की है। और फ्रांसीसी समाजवाद क्या लिया इन्होंने, क्रांति के द्वारा प्रगति, यानी किसी चीज़ को हम कैसे विकास कैसे करेंगे, क्रांति के द्वारा। ये सिद्धांत इन्होंने कहाँ से लिया, याद रखना, फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी क्रांति से। आप याद रखना, इन्होंने जो सिद्धांत लिया था क्रांति के द्वारा प्रगति, ये सिद्धांत इन्होंने फ्रांसीसी समाजवाद में फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया था। और राज्य के विलीन होने की धारणा भी इन्होंने यहीं से ग्रहण की थी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इसने 4 प्रकार के इसके स्रोतों के बारे में कुछ बताया गया। देखो सबसे पहले कैसे 4 मुख्य स्रोत कौन कौन से, देखो कैसे प्रभाव पड़ा मार्क्स के दर्शन में। तो 4 स्रोतों में बांटा गया है इनको। जो 4 स्रोत कौन कौन से बेटा, सॉरी बेटा, पहला है जर्मन विद्वानों का प्रभाव, दूसरा है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन, जो थर्ड है इसमें फ्रेंच समाजशास्त्रियों का चिंतन, और जो नेक्स्ट फोर्थ है इसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अब हम इसका एक का थोड़ा विस्तार समझे, जर्मन विद्वान प्रभाव कैसे पड़ा, क्या पड़ा, वो देखते हैं बेटा। जर्मन विद्वानों का प्रभाव, मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हेगेल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने युवा हेगेलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया। देखो जर्मन जो विद्वान थे हेगेल से, इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया, और जो हेगेल के समान युवा हेगेलवादी के नाम से जाना जाता है। याद रखने की बात है, युवा हेगेलवादी किसे कहा गया है, फायरबाख से। इन्होंने भौतिकवाद का विचार, द्वंद्वात्मक तो हेगेल से, और भौतिकवाद इन्होंने किससे लिया, फायरबाख से। याद रखना क्वेश्चन आ जाए, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किनसे ग्रहण किया, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक हेगेल से और भौतिकवाद फायरबाख से ग्रहण किया। तो ये इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इनका प्रभाव इनके ऊपर बड़ा विद्वानों का। नेक्स्ट है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों, जिसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो आदि से श्रम के मुख्य सिद्धांत को अपनाया। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे ग्रहण किया इन्होंने, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ और रिकार्डो। ये प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते हैं विश्व के अंदर, एडम स्मिथ और रिकार्डो। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। तो इन्होंने एडम स्मिथ और रिकार्डो से इन्होंने एक सिद्धांत लिया था, मुख्य सिद्धांत अपनाया इन्होंने, और इसी सिद्धांत के आधार पर बेटा इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सब विस्तार से देखेंगे, आगे देखेंगे। तो उन्होंने ये सिद्धांत इनसे ग्रहण किया। जो तीसरा नंबर में फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन, इसका प्रभाव भी इन्होंने इसके ऊपर पड़ा, और इनसे भी इन्होंने इसमें मार्क्स के अंदर दर्शन में इनको शामिल किया। जैसे फ्रेंच समाजशास्त्रियों का चिंतन कैसे था, फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतकों ने समाजवाद का प्रतिपादन किया था। मैंने अभी शुरू में बताया आपको
ये सब चीजें बताई। फ्रांसिस सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर आदि समाजवाद का प्रतिपादन किया। केवल समाजवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद नहीं, केवल समाजवाद का चिंतन इन्होंने ग्रहण किया। उसका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था तथापि वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। यानी उनका उसका स्वभाव कैसा था? मार्क्स का क्रांतिकारी स्वभाव था, फिर भी वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था, तथापि वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। ठीक है। उत्पादन के साधन पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्पादन, उनका शोषण करने वाले वर्ग का विनाश का सिद्धांत और वर्गविहीन समाज की स्थापना का विचार आदि मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से प्राप्त किया। अब सुनो, जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने लिया वो किससे लिया? मुख्य चीज है फ्रेंच समाजशास्त्रियों से। अभी मैंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किनसे लिया था? इसने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों से, एडम स्मिथ रिकार्डो से। और जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने किनसे लिया था? फ्रांसीसी समाजवादियों से, जिसमें मैंने अभी बताया चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, इनसे, ये विद्वान थे, इनसे इन्होंने कौन सा सिद्धांत लिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और वर्गविहीन समाज की स्थापना की बात की इन्होंने। नेक्स्ट इसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन पूंजीवादी समाज के शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। बेटा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिससे मार्क्स को क्रांतिकारी बनने के लिए विवश कर दिया कि हम किसी चीज़ को बिना क्रांति के नहीं बदल सकते हैं। तो कैसे वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी उस समय? पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है बेटा, जानते हो कि उसमें एक तो होता है पूंजीपति वर्ग और एक होता है निर्धन सरबराह वर्ग। ऐसे दो वर्ग होते हैं। जो निर्धन होते हैं वो बिल्कुल कुछ भी उनके पास नहीं होता है, और जो पूंजीपति वर्ग जो होते हैं, उत्पादक वर्ग होता है, वो बहुत पैसे वाला, उत्पादन साधनों पर बहुत नियंत्रण उनका होता है। और जो एक निम्न वर्ग होता है जो अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता, इससे उन्होंने क्या लिया? इससे उन्होंने शोषणकारी चरित्र से इन्होंने ये चीजें ग्रहण, पूंजीवादी समाज से उन्होंने शोषणकारी नीतियों को देखा, भाई यह स्थिति है, और उन्होंने उनको क्रांतिकारी बनने के लिए विवश कर दिया बेटा। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं इसमें संक्षेप में। मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थानों में से एकत्र किया हो, परंतु उसने साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया वह सर्वदा मौलिक है। कहने का मतलब जैसे ईंटों को हम कई जगह से एकत्र कर सकते, इसी प्रकार भवन बनाया, तो इसी प्रकार से अपना भवन, यानी ये दर्शन बहुत जगह से जैसे ईंटें चुन चुन के हम भवन बनाते हैं, उसी प्रकार से दर्शन में अनेक चीजों से इन्होंने तत्व ग्रहण किए बेटा। और देखिए, उसने सर्वरा वर्ग को तार्किकता देकर महान गति की और शक्ति प्रदान की। सर्वरा वर्ग कौन होता है? जो गरीब होता है, निर्धन वर्ग होता है, वो सर्वरा वर्ग होता है, उसको उन्होंने शक्ति प्रदान की, तार्किक देखे, लॉजिक देखे। और बेटा इन्होंने समाजवाद, साम्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तभी तो मैंने बताया था वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक केवल कार्ल मार्क्स कहलाता है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक समाजवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष सिद्धांत व मूल्य सिद्धांत, इन चार स्तंभों पर आधारित है। इन सबका जन्म आगे करेंगे। अब देखते हैं बेटा आगे, मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं। मार्क्सवाद के समय कौन कौन सी पुस्तकें उस समय मार्क्स के द्वारा और विद्वानों के द्वारा उस समय लिखी गई थी, जो हमारे सामने इन पुस्तकों को उस समय की स्थिति के बारे में अवगत हम होते हैं, कैसी स्थिति थी उन समय, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी जब कार्ल मार्क्सवाद चल रहा था, तो उस समय की किताबें कौन कौन सी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, इसकी रचना खुद कार्ल मार्क्स ने की थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कहने का मतलब गरीबी की क्या, गरीबी का क्या दर्शन है, इसका मतलब गरीबी का गरीब कैसे, क्या इतिहास है, वो उसके बारे में बताया गया। इसमें द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, आर्थिक स्थिति के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। 1844 में ये भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई। तो इन सबका नाम याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में पूछ सकते हैं। कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख दो पुस्तकों के नाम लिखिए। कार्ल मार्क्स की प्रमुख दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको दो इनका नाम याद रखना है। इन पुस्तकों का नाम भी पूछ लेते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा, तो आपको हर चीज़ देखनी है। मार्क्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको ढंग से समझो। फिर इन्होंने तीसरी जो किताब थीसिस ऑन फायरबाख, ये पुस्तक मार्क्स ने लिखी। फायरबाख से इन्होंने क्या ग्रहण किया था? भौतिकवाद सिद्धांत, भौतिकवाद।
फिर देखा, फिर इन्होंने क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यानी ये पुस्तक भी मार्क्स ने लिखी। फिर नेक्स्ट पुस्तक लिखी ना द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये नहीं, ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको केवल पुस्तकों का नाम याद रखना है, इसमें कुछ लिखा क्या उसका जो अपने अपने कोर्स के साथ देखना बेटा आपको, वरना आपके लिए लंबा हो जाए। इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना, इन्होंने पुस्तकें लिखी है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये मार्क्स ने लिखी थी। तो ये सब पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थी मार्क्स की उस समय की। फिर जो उन्होंने अगली पुस्तक लिखी द कैपिटल, इसके 3 वॉल्यूम थे, 3 भाग थे, वो 1894 में लिखी गई थी कैपिटल, इनकी ये मार्क्स के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द सिविल वार इन फ्रांस, 1871 मार्क्स के द्वारा। द गोथा प्रोग्राम नेक्स्ट मार्क्स के द्वारा। ये पुस्तकें सब मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ये तो मार्क्स के आगे पुस्तकें बेटा। अब मार्क्स ने किसके साथ मिलकर पुस्तक लिखी और कई विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। 9 पुस्तकें तो कार्ल मार्क्स से संबंधित, इसमें आपके कोर्स में 9 पुस्तकें दे रखी है। तो ये 9 पुस्तकें तो कार्ल मार्क्स ने स्वयं खुद ने लिखी थी ये पुस्तकें। द होली फैमिली 1875, ये पुस्तक इन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी, ये पुस्तक भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई। और जो नेक्स्ट पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स ने एंगल्स इनके जो मित्र था उनके साथ मिलकर ये पुस्तकें लिखी। द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक इन्होंने अपने मित्र के साथ मिलके लिखी। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी जो उस समय की द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, एंगल्स, ये एंगल्स ने केवल एंगल्स ने लिखी थी। और इनकी इसी समय की अगली जो पुस्तक है बेटा स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये लेनिन ने भी लिखी थी। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, माओ से तुंग, ये माओ से तुंग कौन थे उस समय? चीन के विद्वान थे बेटा, चीन के अंदर जो विद्वान थे उनका नाम माओ से तुंग। फिर जो नेक्स्ट पुस्तक है इनकी द प्रेजेंट नोटबुक, ग्रामसी, ये ग्रामसी भी इनके समय के जो विद्वान थे इन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो आपको इन पुस्तकों का नाम है बेटा याद रखना सभी को। आगे हम देखते हैं इसमें मार्क्स से कुछ तथ्य दे रखे हैं भाई, क्या है इन पुस्तकों में क्या लिखा गया है बेटा। कुछ पुस्तकों में महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पूरी पुस्तक में कुछ पुस्तकों में द कैपिटल 1867 में जो पुस्तक लिखी गई उसमें मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। इसमें कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियमों के बारे में बताया, लोगों को आर्थिक नियम कैसे होने चाहिए, कैसे अमीरी गरीब हो, कैसे अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए, कैसे किस प्रकार आर्थिक नियम निर्धारण किए जाते हैं, उन सबका विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया। द कैपिटल का पूरा नाम क्या है बेटा? द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने तथा बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु पर एंगल ने संपादित किए। बेटा जो कैपिटल के बारे में मैंने बताया था ना आपको, द कैपिटल के 3 वॉल्यूम है। तो पहला वॉल्यूम इन्होंने लिखा था केवल कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद जो इनके 2 वॉल्यूम लिखे थे उनकी मित्र ने एंगल्स ने लिखे थे 2 खंड। तो ये पुस्तक इसमें आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। एंगल्स ने इनके मरने बाद में इसके 2 पार्ट लिखे थे। अब नेक्स्ट पुस्तक प्रूडो ने द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी नामक पुस्तक लिखी। प्रूडो ने द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी नामक पुस्तक 1846 में लिखी, जिसके जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें चेंज है। प्रूडो ने जो पुस्तक लिखी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी थी, तो इसके जवाब मार्क्स ने भी पुस्तक लिखी। तो उन्होंने क्या लिखा है इसको? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इसको चेंज कर दिया 1847 में ही। इसमें मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक प्रवृत्ति, इन्हें वर्गों के बारे में बताया इस पुस्तक में। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में क्या बताया? मार्क्स ने वर्गों के बारे में बताया। तो वर्गों के बारे में जानकारी हमें किससे मिलेगी? कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। फिर नेक्स्ट है सिविल वार इन फ्रांस। 1800 के दौरान राज्य पर विचार किया था इन्होंने। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के विचारों को संशोधित किया। सिविल वार के बारे में फ्रांस में जो क्रांति उनसे संबंधित बातें इसमें लिखी गई है। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो पुस्तक संशोधित किया गया था उन विचारों को इसमें संशोधित किया। नेक्स्ट जर्मन आइडियोलॉजी, ये जर्मन आइडियोलॉजी बेटा, इसमें आइडियोलॉजी लिखा जाएगा 1845 में। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया। अब देखो बेटा ध्यान से, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत था तो द्वंद्वात्मक प्रणाली ने हेगेल से ग्रहण की थी और भौतिकवाद सिद्धांत फायरबाख से ग्रहण किया था। तो उन सब के बारे में विचार जो किसमें मिलेंगे? जर्मन आइडियोलॉजी नाम की जो पुस्तक है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया है। टेलर ने मार्क्स से रचना हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को 1847 पुस्तक को बाइबल कुरान की वजह पवित्र कहा है। जो टेलर नामक विद्वान था उन्होंने क्या कहा? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है ना,
ये साम्यवादियों की बाइबल या इनकी मार्क्सवादियों की बाइबल के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र पुस्तक, इसको बताया गया है बेटा। नेक्स्ट है मार्क्स के प्रमुख विचारों से मार्क्स से प्रमुख विचार अथवा मूल मान्यताएं। मार्क्स से प्रमुख विचार अथवा मार्क्स से मूल मान्यताएं क्या है? देखो इसमें जो इनकी मान्यता है वो ध्यान समझो बेटा, क्या क्या मान्यता है वो समझो आप ध्यान से। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इनका सबका अध्ययन हम आगे करेंगे। इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्याख्या। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये सब कार्ल मार्क्स के जीवन संबंधी के विचार, इस मार्क्सवाद की मूल मान्यता है, ये सिद्धांत है जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है मार्क्स का राज्य सिद्धांत। और जिस नंबर नेक्स्ट है प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा। नेक्स्ट है मार्क्सवादी पद्धति कार्यक्रम क्रांति। तो बेटा ये जो इनकी मान्यता है और मूल मान्यता क्या है सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया। ये इनके सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास भौतिक आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का राज्य सिद्धांत, प्रजातंत्र, इन सब के बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे। धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, मार्क्सवादी पद्धति कार्यक्रम क्रांति। परंतु मार्क्स को जानने के 3 आधार है। उत्पादन प्रणाली के द्वारा जानेंगे उसको, उत्पादन के साधन के बारे में जानेंगे और उत्पादन संबंध के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, इस पर देखिए भाई सबसे पहले हम देखेंगे बेटा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है बेटा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है ये मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये भौतिकवादी मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की बात व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। इस सिद्धांत की प्रतिपादन मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हिंगल से, बेटा द्वंद्ववाद विचार किससे? हिंगल से इस द्वंद्व पद्धति हिंगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से ग्रहण किया। द्वंद्वात्मक दो शब्द है। इनमें प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। तो सृष्टि का विकास कैसे जो हिंगल ने किया था, तो हिंगल ने ये बताया कि सृष्टि का विकास कैसे होता है? आध्यात्मिक रूप से। भाई देखो बेटा हिंगल ने क्या किया था? आध्यात्मिक बात की थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भौतिक आधार प्रस्तुत किया था। और दूसरा जो शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है के बारे में बताया गया है। अब इसमें देखो बेटा आगे हम देखते हैं, आगे है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। अब द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या होती है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मार्क्स के विचार, मार्क्स से विचार द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। हिंगल ये मान के चलता है, हिंगल मानता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई। जब हिंगल के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या थी, देखो उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष नहीं होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। यानी समाज का निर्माण एक सीधी दिशा से नहीं हुआ है। इसे 3 अंग है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। 3 अंग बताया, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की प्रतिवाद हिंगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। अब मार्क्स ने क्या कर दिया? इसको भौतिकता के आधार पर माना है। उन्होंने क्या माना? आध्यात्मिक, मतलब उसका इतना अंतर है। और ये वाद प्रतिवाद ने शामिल किया है। अब कैसे किया मार्क्स ने? देखो ध्यान से, मार्क्स उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया गेहूं के पौधे को उदाहरण समझाया। अब देखो कैसे समझाया द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या होती है वो समझो। मार्क्स और उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के आधार में समझाया। कैसे? गेहूं का जो धन है, धान वो क्या है? गेहूं के जो धान क्या है बेटा? वो गेहूं का दाना, सॉरी बेटा गेहूं का दाना क्या है? वाद है। गेहूं का दाना क्या है? वाद है। भूमि में बो देने के बाद जब पौधा निकलता है तो दूसरा चरण क्या कहलाता है? प्रतिवाद। पहला जो चरण होता है वो क्या कहलाया? वाद, ठीक है। और दूसरा जो चरण क्या कहलाएगा? प्रतिवाद। तीसरा चरण पौधों में बालिका आना, उसे पकने पर गेहूं का दाना बनना, तब पौधों को नष्ट होना। तीसरा चरण क्या है? संवाद। इस प्रकार हमारे जीवन का विकास इस प्रकार हुआ है, जैसे छोटा बच्चा उसके बाद में बड़ा होना, फिर उसके बाद में खत्म हो जाना। तो वो इसको भौतिक आधार में समझाता है। और जो वो हिंगल थे उन्होंने क्या किया? आध्यात्मिक आधार में समझाया था। भौतिकवाद, जहाँ हिंगल सृष्टि का मूल चेतना विश्वास को मानता है। अभी आगे बात हुई बेटा, वही मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानता है। यानी हिंगल मानता है कि इस सृष्टि का निर्माण विश्वास ईश्वर ने किया है।
मगर मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मार्क्स क्या था, नास्तिक था। मार्क्स क्या था, नास्तिक था। तो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि इस सृष्टि का निर्माण विश्वात्मा यानी मूल तत्व चेतना को मानता है, मगर वो मानता है कि मूल तत्व जड़ तत्व है, जो भौतिक पदार्थ, उससे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जीव का निर्माण कैसे हुआ है, भौतिक आधार पर। तभी तो वैज्ञानिक मानता है, वैज्ञानिक उसने वैज्ञानिक प्रणाली को स्वीकार किया था बेटा। हम आगे देखेंगे इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या है बेटा। इसकी जो विशेषताएं क्या होती है वो समझो। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र है। द्वंद्वात्मक के अनुसार ये क्या है, स्वतंत्र है, और यह असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर है। उसने बताया कि विश्व स्वतंत्र है, यह वस्तुओं का ढेर नहीं है, एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर, सभी वस्तुएं एक दूसरे क्या है, निर्भर है। द्वंद्व सेकेंड है, द्वंद्वाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर गतिशील निरंतर परिवर्तनशील है। उसके अनुसार प्रकृति अस्थिर गतिशील निरंतर परिवर्तनशील है द्वंद्वात्मक के अनुसार। और नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन प्रक्रिया सरल है। वस्तुओं में विकास और परिवर्तन प्रक्रिया कैसे, बिल्कुल ही सरल तरीके से होती है। नेक्स्ट है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। जो वस्तुओं में परिवर्तन होता है वो गुणात्मक नहीं होगी, शीघ्रता अचानक होते हैं। ये बात द्वंद्वात्मक बताता, दर्शन बताता हमारे को। नेक्स्ट है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स एंगल की विचारधारा के आधार पर देता है। यानी वस्तुओं में परिवर्तन गुणात्मक क्यों होते हैं, इसके बारे में हिंगल ने, मार्क्स ने क्या किया, हिंगल की जो विचारधारा उसके आधार पर दिया। भी मैंने बताया आपको, गेहूँ दाना, ये भाई गेहूं का बोना फिर दाना, ये इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कैसे करता है, प्रकृति जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है, और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में। अब वो पदार्थ को क्या मानता है, समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति, और हिंगल क्या मानता है, विश्वात्मा को। यानी ये नास्तिक था, यानी इनका जो ये कहते हैं अपने आप में नास्तिक थे। आगे हम देखते हैं द्वंद्वात्मक विकास के नियम। अब द्वंद्वात्मक विकास के कुछ नियम है, उसने कुछ नियम बताए, वो ध्यान समझो बेटा। विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम, उन्होंने विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम दिया। उसमें उन्होंने विपरीत परिस्थितियां से क्या होता है, संघर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, यानी परिमाण से गुण की ओर क्या होता है, परिवर्तन। मात्रा में भारी परिवर्तन गुण में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देंगे बेटा तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे जल गर्म होकर भाप में परिवर्तन हो जाता है। अब समझो ध्यान से, परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, यानी मात्रा में ज्यादा परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, गुण भी बदल जाएगा। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं बेटा, वो बताए इसमें, तो उसका गुण भी चेंज हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, जल गर्म होकर भाप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये द्वंद्वात्मक विकास के नियम है। नेक्स्ट है, निषेध का निषेध नियम। इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता है। यानी कोई भी तत्व अगर किसी विरोधी तत्व से टकराएगा तो कभी भी अपनी उस मूल अवस्था में कभी नहीं आएगा, आप तो उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, वो दूसरी अवस्था में उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। अतः वाद प्रतिवाद संघर्ष से फलस्वरूप बना संवाद नहीं है, आप तो उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। वो उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, संवाद। तो इन्होंने ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से दिया है, समाज को बताया। तब हम आगे देखेंगे, इसका सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है बेटा, वो ध्यान समझो। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक व आर्थिक कारणों से होती है। वही बात आ गई, इनका ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, वो भौतिक तत्वों को महत्व देता है, भौतिक व आर्थिक तत्वों के कारण इतिहास में परिवर्तन होता है। यानी उन्होंने यही बताया कि जो भी इतिहास परिवर्तन होता है के साथ कैसे होता है, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, और इतिहास की घटनाओं का आर्थिक और भौतिक घटनाओं का कारण होता है। भौतिक घटनाओं के द्वारा परिवर्तन होता है और आर्थिक कारणों से परिवर्तन हो जाता है। अतः मार्क्स इस बात को सहमत नहीं है कि इतिहास कुछ विशेष व महान व्यक्तियों के कारणों का परिणाम है। मार्क्स ये नहीं मानता है कि इतिहास में कुछ भी परिवर्तन होता है महान व्यक्तियों से होता है, नहीं। जो भी परिवर्तन होता है भौतिक घटनाओं से और आर्थिक कारणों से होता है। व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का प्रभाव, किसी भी घटना, किसी भी इतिहास में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से वो
भौतिकवादी माना जाता है और विज्ञान को अधिक महत्व देता है। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास में आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इतिहास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था बेटा, जिसमें प्रथम 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है, चौथी अवस्था चल रही है, दो अवस्था भी आगे है। देखो जो प्रथम की 3 अवस्था में बताऊंगा वो तो गुजर चुकी है, चौथी अवस्था इस समय चल रही है अभी वर्तमान में, और 2 अवस्था भी आगे है। अब देखो ध्यान से इनका मैं आपको बताऊंगा। खैर समझो, सबसे पहले जो अवस्था है वो थी आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें आपको दे रखा है उत्तर समझो बेटा, आगे हम देखेंगे, अगर होगा तो बता दूंगा मैं। ये आदिम साम्यवादी अवस्था क्या थी? जो प्राकृतिक जंगली अवस्था थी वो थी, यानी कोई मतलब नहीं था उस समय, समाज राज्य वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद में जब कृषि का विकास हुआ तब ये दूसरी अवस्था आई थी दास अवस्था, लोग अपने कार्य के लिए दासों की व्यवस्था करने लग गए, दूसरी अवस्था आ गई। उसके बाद में सामंत अवस्था आ गई, बहुत ज़्यादा जमीन के मालिक बनने के बाद में फ्यूडलिज्म बोलते हैं सामंत अवस्था को, वो व्यवस्था समाज के अंदर विश्व के अंदर बन गई। सामंत अवस्था के बाद में, सामंत अवस्था के बाद जो अगली अवस्था है वो थी पूंजीवादी अवस्था। मैंने पूंजीवाद के बारे में आपको बताया दिया, उत्पादन साधन पर निजी स्वामित्व होता है। सामंत अवस्था तो बहुत सारी जमीन के मालिक सामंत कहलाए, ठीक है। उसके बाद में जो ये दो आखिरी जो अवस्था सर्वरव रखा नायक तत्व समाजवाद, ये अवस्था क्या होती है? यानी ऐसी स्थिति आ जाएगी भविष्य में कि जो गरीब वर्ग निर्धन वर्ग वो राजा बन जाएंगे, उनका उनका राज्य चलेगा, और पूंजीवादी और जो खत्म हो जाएगा वो है सर्वरव वर्ग का न्याय तत्व, यानी सर्वरव वर्ग का अधिनायक हो जाएगा, वो क्या बन जाएंगे? अधिनायक बन जाएंगे, और समाजवाद में ये अवस्था आएगी। फिर आती है साम्यवादी अवस्था नेक्स्ट। वो अवस्था कैसी होगी? उसमें किसी चीज़ को हम झगड़ा से लड़ाई झगड़े से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 6 अवस्था आती है, फिर 6 अवस्था खत्म होने वापस फिर वही अवस्था आ जाएगी, यानी साम्यवादी अवस्था में हम लड़ झड़ के आपस में खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 अवस्था भी आए नहीं। तो इन्होंने इस प्रकार से लोगों को ये सिद्धांत के बारे में बताया इन्होंने। और देखिए आगे आगे बेटा, इसमें देखो मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग होते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग कौन कौन से? आधार व अधिरचना। आधार व अधिरचना। आधार में अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है, अधिरचना में सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था को सम्मिलित करता है। जो आधार में किसे शामिल करेगा? अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित कर, जिससे उत्पादन से आधार होता है। उत्पादन नहीं होगा तो कोई चीज कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो आधार क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, और अधिरचना में क्या है? सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था। जो सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो अवस्था समाज में वो क्या कहलाएगी? अधिरचना। अरे आधार नहीं तो अधिरचना कुछ नहीं हो सकती। आधार यानी उत्पादन होगा तभी जाके ये अवस्था टिकी रहेगी समाज में, वरना अगर आधार नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। उत्पादन नहीं होगा तो सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था को हम कैसे प्राप्त बना के रख सकते हैं? ये नष्ट हो जाएंगे हमारे साथ साथ में। मार्क्स के अनुसार क्या आधार आता है? अर्थव्यवस्था प्रणाली में जितना नियंत्रण होता है उसे शोषक कहते हैं, उसे शोषक वर्ग कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था प्रणाली पर नियंत्रण करता है वो कौन सा वर्ग कहलाएगा? शोषक वर्ग कहलाएगा। अरे अर्थव्यवस्था और जो अधिरचना पर नियंत्रण करेगा वो क्या कहलाएगा? शोषक वर्ग। और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता है वो शोषित वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार समाज में 2 वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें इतिहास के आर्थिक व्याख्या के निष्कर्ष क्या है। इतिहास के आर्थिक व्याख्या के निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं हम। मानव जीवन में सभ्यता का विकास ईश्वर या महापुरुष के विचारों व कार्यों का परिणाम नहीं होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम है। इस प्रक्रिया का संचालन आर्थिक तत्व है। प्रत्येक युग में क्या होता है? प्रत्येक युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। यानी आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेगा वो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तनों से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जो भी परिवर्तन होता है किससे होगा? आर्थिक परिवर्तन से। आर्थिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट है आदिम साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद तक वर्ग संघर्ष विद्यमान है। यानी आदिम साम्यवाद को छोड़ने के बाद, आदिम साम्यवाद जो व्यवस्था है ना बात की, अरे आदिम साम्यवाद व्यवस्था बेटे क्या थी? उसमें कोई समाज नाम को चीज नहीं, जंगली मतलब आदिम मानव थे उस समय। आदिम मानव की अवस्था बोलते हैं, समाज खुद की पूंजी कुछ भी नहीं होता था, यानी लोग एक प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। उस समय वर्ग संघर्ष विद्यमान नहीं था। ठीक है, और जितनी भी अवस्था है 5 अवस्था में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है।
नेक्स्ट है इतिहास की आर्थिक व्याख्या से मार्क्स पूंजीवाद के अंत व साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है। यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीवाद का एक अंत होगा और साम्यवाद जरूर आएगा। कैसे? इतिहास के आधार पर। जैसे 6 अवस्थाएं जो मैंने बताई, तो एक अवस्था दूसरी अवस्था, ऐसे ये अवस्था भी आएगी और जो गरीब लोग वो भी राजा बनेंगे, यानी वो भी कभी उनके भी दिन अच्छे आएंगे। ठीक है। अब इतिहास की आर्थिक व्याख्या आलोचना देखिए क्या है। इसकी आलोचना, कुछ आलोचक भी तो है ना, तो आलोचक हर चीज़ की आलोचना आपको मिलेगी, क्रिटिसिज्म हर चीज़ की होगी। अगर उसके फायदा उस अच्छी है तो उसकी बुराई भी आपको, अच्छा है तो बुराई भी आपको देखने को मिलेगी। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कुछ विद्वानों ने आलोचना की थी, तो देखिए क्या आलोचना उनकी। देखो, आर्थिक तत्व पर अधिक व अनावश्यक बल, इसमें आर्थिक तत्व पर अधिक अनावश्यक बल दिया गया है, ये गलत है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है, यानी किसी भी घटना की आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते। ये कौन कह रहे हैं? आलोचक कह रहे हैं। जो मार्क्स ने तो इतिहास, मतलब सारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर की थी, और ये संभव नहीं है। इतिहास निर्धारण में सहयोग तत्व की उपेक्षा, यानी इतिहास निर्धारण में सहयोग नामक तत्व को सम्मिलित नहीं किया उसने, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट है मानवीय इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण संभव नहीं है, यानी मानव के इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार इनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है, यानी राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है, योग्यता गुण ये भी हो सकते हैं, ये नहीं कि आर्थिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता है, इस प्रकार आलोचना है। नेक्स्ट है आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जाता है, यानी आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है इतिहास की धारणा का राज्य समाज पर, इतिहास की धारणा का राज्य समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है, यानी इतिहास की धारणा राज्य समाज पर कभी भी नहीं रुक सकती है। थैंक यू। अगला पार्ट हम देखेंगे, तब बताएंगे आपको ब्रह्म संघर्ष सिद्धांत जो भी है। और बेटा इसको ध्यान से देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बच्चों को, सभी को, आपके मित्रों को, फ्रेंड्स को दिखाओ।